हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शिक्षण व्यूह रचना तथा शिक्षण विधियों के विषय में। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी एनसीएफ 2005 के विषय में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी। इसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के विषय में इस वीडियो में, और हम जानेंगे शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाओं और शिक्षण विधियों के विषय में क्या होती हैं, किस प्रकार से हमें उनको काम में लेना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कि ये क्या होती है। जैसा हमने जब बीएड स्टार्ट की थी तो हमने पहली क्लास के रूप में यही देखा था कि शिक्षा क्या होती है। हिंदी में बात करें तो शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ सीखना, और बहुत सारे अर्थ हमने देखे हैं। तो यहाँ एक ओवरव्यू अपने ले लेते हैं पहले कि शिक्षा यानी शिक्षण अधिगम क्या है। तो शिक्षा जो शब्द है एजुकेशन शब्द के सिमिलर अपने मानते हैं, और एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है, वहीं से निकला हुआ माना जाता है, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एजुकेशन जो है वो एडुकेटम से निकला है, और एडुकेटम जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है ई और दूसरा है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो इस प्रकार से एजुकेशन में जो ई प्लस ड्यूको है उसका अर्थ हुआ अंदर से जो हमारी आंतरिक जो शक्तियाँ हैं उसको बाहर लेकर के आना, यानी अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालना। तो इस प्रकार एडुकेटम का अर्थ हुआ अंदर से बाहर की ओर विकसित करना। शिक्षा क्या करती है, एजुकेशन क्या करता है, जो कुछ हमारे अंदर है, जितनी क्षमताएं हमारे अंदर हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। यानी एजुकेशन जो है, जो शब्द है जो एडुकेटम से मिलके बना है, जिसको हमने ये देखा कि ई प्लस ड्यूको से बना है, यही इसका सबसे अच्छा अर्थ भी है। ई का मतलब हमने अंदर से लिया, ड्यूको का मतलब था आगे बढ़ाना या विकसित करना। तो इस प्रकार जो है शिक्षा का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित करती है, और विकसित करने वाली इसी प्रक्रिया को हम एजुकेशन या शिक्षा के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें शिक्षण प्रक्रिया क्या है, कितने मुखी है। तो ये याद रखिएगा, तथ्यात्मक है ये प्रश्न। जॉन एडम्स जो हैं वो ये मानते हैं कि शिक्षण जो प्रक्रिया है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी यानी कि इसमें दो चर होते हैं, एक तो शिक्षार्थी है और एक शिक्षक है, यानी इन दोनों के बीच में ही चलने वाली प्रोसेस है, ऐसा मानते थे जॉन एडम्स। यहाँ जो कमी है, इन्होंने कभी भी देखिएगा जो पाठ्यक्रम है उसकी बात नहीं की, यहाँ उन्होंने पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया। इस हिसाब से द्विमुखी प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, शिक्षक हैं और शिक्षार्थी है, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में चलने वाले जो अंतः क्रिया है उसी को हम शिक्षण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, ऐसा कहने वाले थे जॉन एडम्स। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन एडम्स ने कौन सी प्रक्रिया माना है, तो द्विमुखी है। द्विमुखी प्रक्रिया किसकी है, जॉन एडम्स की है। और वो द्विमुख कौन कौन से हैं, तो वो है शिक्षार्थी और शिक्षक। उसके बाद में हम बात करें त्रिमुखी। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिमुखी प्रक्रिया मानने वाले व्यक्ति कौन है, तो त्रिमुखी मानने वाले हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी ये कहते थे कि त्रिमुखी प्रोसेस है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो कौन कौन सी होगी, यहाँ देखिएगा, शिक्षार्थी है, शिक्षक है, और एक आ गया बीच में पाठ्यक्रम। यानी जो शिक्षा है वो इन तीन के मध्य घूमने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इन तीनों के द्वारा पूर्ण होती है। देखिएगा, शिक्षार्थी को हम आश्रित चर कहते हैं, और यहाँ जो स्वतंत्र चर होता है वो होता है शिक्षक, और पाठ्यक्रम को हम मध्यस्थ चर मानते हैं। यहाँ एक और नाम भी आता है समाज का, क्योंकि जो समाज है हम उसी में रहते हैं, और पाठ्यक्रम भी हमें समाज के द्वारा ही मिलता है। तो जॉन डेवी क्या कहते थे कि त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक है, शिक्षार्थी हैं और पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम मध्यस्थ है इन दोनों के बीच का, यानी इसके बिना अगर शिक्षक भी है और शिक्षार्थी भी है तो शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएगा, है ना। इसका एक सबसे अच्छा वाक्य आता है कि जो शिक्षक है वो स्टूडेंट को, टीचर जो है वो स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो इस सेंटेंस में वो तीनों बातें आ जाती हैं। टीचर
तो एक चर हो गया, स्टूडेंट सेकंड चर हो गया, और इंग्लिश पढ़ा रहा है यानी पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया चलाने के लिए कुछ सब्जेक्ट की भी आवश्यकता होती है हमें, जो पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने बात की द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी जो प्रक्रियाएं रहेगी। द्विमुखी जॉन एडम्स की है, त्रिमुखी जॉन डीवी की है। द्विमुखी में शिक्षक शिक्षार्थी थे, त्रिमुखी के अंदर हमने पाठ्यक्रम को और शामिल किया है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, किस प्रकार का होता है। तो शिक्षण जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। एक देखिए, मनोवैज्ञानिक है क्योंकि हम मानसिक शक्तियों के द्वारा सीखते हैं। यह एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, यानी बिना उद्देश्य के कभी शिक्षण होता नहीं है। A+D को हमने देखा था तो वो विकास आंतरिक शक्तियों का विकास करने के लिए ही था। तो शिक्षण क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है, हमारा विकास करने के लिए है। शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है, दोनों में ही आता है। शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है क्योंकि तर्क के द्वारा हम सीखते हैं। शिक्षण औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जो हम स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा लेते हैं वो औपचारिक है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में एक निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। अनौपचारिक जो हम दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो सारा अनौपचारिक शिक्षा में आता है, जिसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित समय नहीं होता, निश्चित शिक्षक नहीं होता है। एक निरौपचारिक भी आता है जिसमें हम बात करते हैं, ये जो दूरस्थ शिक्षा वाली है वो दोनों के बीच का होता है। वहाँ निश्चित समय स्थान नहीं है लेकिन पाठ्यक्रम है। तो इस प्रकार से ये जो है शिक्षण मुख्यतः जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक के रूप में जाना जाता है। और शिक्षण कितना हुआ इसका मापन संभव है, और ये जो शिक्षण है वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम वातावरण से समायोजित होना सीखते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम देखें कि शिक्षण व्यूह रचना क्या है। व्यूह रचना, यह इस शब्द पे ध्यान देना, शिक्षण व्यूह रचना क्या है। यह एक बहुत ही व्यापक शब्द है और अध्यापक द्वारा की जाने वाली ऐसी व्यवस्था है जो छात्रों में शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु की जाती है। व्यवहार में परिवर्तन शब्द को आप समझ सकते हैं, हम अधिगम की बात कर रहे हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो है अधिगम के लिए जो भी व्यवस्थाएं अध्यापक करता है, जो भी व्यवस्थाएं अध्यापक करता है वो सारे के सारे शिक्षण व्यूह रचना के नाम से जानी जाती हैं दोस्तों। ये शिक्षण विधि से व्यापक है। शिक्षण विधि तो हम किसी टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो है, लेकिन शिक्षण व्यूह रचना ये बताती है कि कब क्या करवाया जाएगा, कौन करवाया जाएगा, किस माध्यम से करवाया जाएगा। ये जो सारी व्यूह रचना हम बनाते हैं वो सारे के सारे शिक्षण व्यूह रचना के नाम से जाने जाते हैं। एक परिभाषा को देख लेते हैं। शिक्षण की व्यूह रचना किसी पाठ्य योजना का एक ऐसा सामान्यीकृत रूप है। पाठ्य योजना आपने देखी होगी, बीएड में या एसटीसी में बनाई भी होगी। तो ये क्या कहती थी कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, प्रस्तावना कब आएगी, इन सभी चीज़ों को हम इसके द्वारा देखते थे, जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के संदर्भ में सम्मिलित की जाती हैं और इसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा, यानी जो पढ़ाने के लिए और टॉपिक को समझाने के लिए या अधिगम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो हम युक्तियां अपनाते हैं, जो प्रोसेस अपनाते हैं, उस सब की एक रूपरेखा जो पहले तैयार की जाती है उसे ही हम शिक्षण व्यूह रचना के नाम से जानते हैं। ऐसा कहने वाले थे स्टोन्स और मॉरिसन। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तंत्रीय अध्यापक केंद्रित होगी, लोकतांत्रिक इसमें अध्यापक और जो विद्यार्थी है वो दोनों शामिल होंगे। ज़्यादा जो रोल है वो विद्यार्थियों का हुआ करता है। शिक्षण व्यूह रचना एक तंत्र और लोकतंत्र दो प्रकार की होती है। इसके बाद में हम बात करें शिक्षण विधि क्या है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से टॉपिक को जो टीचर है वो स्टूडेंट तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी उप इकाई को, यानी जो टॉपिक है उसको रोचक और प्रभावशाली और सजीव बनाता है, उसे ही हम शिक्षण विधि कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में
समझिएगा कि हम व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रैक्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं, हम कहानी विधि का प्रयोग करते हैं। किसी एक चीज़ को यानी जो सब टॉपिक है हमारा, जो एक इकाई है हमारी, उसको बताने के लिए जिस माध्यम को हम काम में लेते हैं कि हम उसे व्याख्यान के द्वारा समझाएंगे, या हम प्रदर्शन के द्वारा समझाएंगे, या हम उसको मॉडल के द्वारा समझाएंगे, तो ये जो माध्यम है उसी माध्यम को हम शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं। विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहने वाले थे जॉन डेवी। परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का एक गतिशील कार्य है, यानी शिक्षण प्रक्रिया में ही गति प्रदान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बाइंडिंग ऐसा कहते थे। शिक्षण विधि के तत्वों की बात करें तो ये 7 तत्व हमारे सामने हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें संप्रेषण या बातचीत की। तो क्या संप्रेषण के अभाव में शिक्षण करवाना संभव है? क्या किसी भी विधि के अंदर संप्रेषण के बिना जो है अधिगम नहीं हो सकता है दोस्तों? दूसरी बात करें चित्र। बहुत सारी विधियां ऐसी हैं जिन्हें बिना चित्रों की सहायता से प्रयोग में ही हम नहीं लेकर के आ सकते हैं। प्रदर्शन, शिक्षण विधियों की सहायता से कोई क्रियात्मक समस्या अगर हमें हल करनी है, तो हमें प्रैक्टिकल चीज़ को समझाना है, तो हम उसको प्रदर्शन के रूप में ही समझा सकते हैं। हाव भाव भी बहुत आवश्यक होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने हेतु तो जो हाव भाव का प्रदर्शन जो है टीचर के द्वारा किया जाता है, वो भी आवश्यक होता है। शिक्षण विधि के ही तत्व हैं। लेखन, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको श्याम पट पे उनको लिखना होता है। जैसे हम यहाँ पर आपके सामने जो लिखा हुआ है वो मुख्यतः महत्वपूर्ण बिंदु ही हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो लेखन का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंट है इसके लिए। पठन, छात्रों को शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए अभिव्यक्ति और उच्चारण हेतु जो संशोधन करना होता है। शिक्षक का जो वाचन है वो आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि बच्चे भी उसके पीछे ही पढ़ते हैं। और देखिए, गाइडिंग या निर्देशन क्या है कि क्रियात्मक विधि में जब आप शिक्षण करवा रही हैं, तो अगर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उनको समय समय पर क्या है, कुछ ना कुछ निर्देशन देने की आवश्यकता होती है। तो ये थे शिक्षण के विधि के तत्व: संप्रेषण, चित्र, प्रदर्शन, हाव भाव, लेखन, पठन और निर्देशन। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से शिक्षण विधि का कौन सा तत्व है या नहीं है? यहाँ पर एक और शब्द हमारे पास में आता है, शिक्षण युक्ति। शिक्षण युक्ति क्या होती है? देखिएगा दोस्तों, शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि, यानी ये शिक्षण विधि का ही एक पार्ट है। शिक्षण विधि में प्रयुक्त किए गए भावार्थ, उदाहरण, है ना, कि उदाहरण विधि के अंदर अगर हम कोई उदाहरण काम में ले रहे हैं तो वो शिक्षण युक्ति कहलाता है। प्रश्नोत्तर को शिक्षण युक्ति कहा जाता है। यानी सबसे पहले शिक्षण व्यूह रचना, उसके अंदर शिक्षण विधि आ गई। शिक्षण विधि में प्रयुक्त किए गए जो उदाहरण प्रश्नोत्तर है उन्हें ही हम शिक्षण युक्ति के नाम से जानते हैं। शिक्षण विधि व शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण व्यूह रचना में समाहित होती हैं। यानी शिक्षण व्यूह रचना एक व्यापक शब्द है जिसमें शिक्षण विधि व शिक्षण युक्तियाँ शामिल होती हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें शिक्षण विधियों के प्रकार, कितने प्रकार की हो सकती है? एक तो है परंपरागत, दूसरी है शिक्षक केंद्रित और तीसरी है बाल केंद्रित। परंपरागत विधि में हम जैसे पाठ्य पुस्तक विधि को शामिल करते हैं, पुरानी विधि है, अभी तक चली हुई आ रही है। शिक्षक केंद्रित कौन सी होगी? जो केवल शिक्षक पर केंद्रित होती है, यानी शिक्षक ही उसे अपने हिसाब से काम में लेता है। जो मुख्य केंद्र उसका शिक्षक होता है, जैसे व्याख्यान विधि और कहानी विधि। बाल केंद्रित जो विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक विधियां होती हैं, इनमें जो है बच्चा जो है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। जैसे कि योजना विधि है, समस्या समाधान विधि है, प्रयोगशाला विधि है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। तो इन विधियों के अंदर जो क्या करेगा, जो बालक की जो महत्ता है, वो भूमिका है, वो सबसे ज़्यादा होती है। और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शन और वातावरण को बनाने का ही काम किया करता है। और इन जो बाल केंद्रित जो विधियां हैं, इनमें जो बालक है वो सक्रिय होकर के सीखता है। शिक्षक केंद्रित जो है, इसमें शिक्षक की भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और बालक जो है केवल एक मूक श्रोता बन करके बैठा रहता है। और आज का जो मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है उसके अंदर इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में परंपरागत, जिसकी हमने बात की थी, ये पाठ्य पुस्तक को परंपरागत साधन के रूप में हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है।
कि पाठ्य पुस्तक है उसी को पढ़ा दिया गया तो हमारा काम हो गया। इसके बाद में हम बात करें मुख्य शिक्षण विधियों की। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं दोस्तों, इनको तो हम यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कोई नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम इन विधियों के बारे में भी क्रमशः बात करेंगे, लेकिन हम एक आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन सी मुख्य शिक्षण विधियाँ हैं। व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रयोगशाला विधि है, किंडरगार्टन योजना, पाठ्यपुस्तक, मॉन्टेसरी विधि, सुकराती विधि, इस तरह की बहुत सारी आधुनिक विधियां हैं जिनका हम इस्तेमाल अपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करते हैं। और अगली बात कि शिक्षण विधि और शिक्षण व्यूह रचना में अंतर क्या होता है। शिक्षण विधि और शिक्षण व्यूह रचना में क्या अंतर है। पहला अंतर तो हम बात कर चुके हैं कि शिक्षण व्यूह रचना है जो अधिक व्यापक है, और जो शिक्षण विधि है वो इसी में समाहित होने के कारण संकुचित है। देखिए, शिक्षण विधि क्या कहती है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की ओर ही ध्यान दिया जाता है। यानी जो पाठ्य वस्तु है उसका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होगा, खाली वही बताती हैं। लेकिन शिक्षण व्यूह रचना क्या कहती है कि पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों के व्यवहार, उनकी क्षमताओं, रुचियों, आवश्यकताओं, शिक्षण उद्देश्यों, पूर्व ज्ञान, यानी कि वो बच्चे क्या जानते हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, इन एक प्रकार के पाठ्य योजना के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं उनको ही हम शिक्षण व्यूह रचना के नाम से जानते हैं। इसीलिए ये शिक्षण विधि की अपेक्षा एक व्यापक शब्द है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा की तरह इस क्लास की PDF आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप रीड की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से हमारी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ जाइए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना दोस्तों, और अगर उपयोगी लगी हो तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि हमारी मेहनत डिपेंड करती है आपके लाइक और शेयर के ऊपर दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।